नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी बेसिक रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में मैंने आपको ओटीआर के लिए पासवर्ड क्रिएट करना और यूपीएससी की जो भी बहुत सारी भर्तियां निकली हुई हैं उनको आप कैसे देख सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उपलब्ध कराई थी। अब मैं आपको यूपीएससी पार्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन पार्ट 3 में आप कैसे ओटीआर पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और आप जो यूपीएससी की भर्तियां चल रही हैं उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, आपको करना वही है, यूपीएससी online.nic.in को आप टाइप करेंगे। देखिए, तो ये एक पेज खुलता है यूपीएससी से रिलेटेड फॉर्म भरने में। ये जो लिंक है upsconline.nic.in, यही लिंक आपको बहुत काम आएगा और इसी से आपको आगे बढ़ना चाहिए और इसी से आप आगे यूपीएससी की बहुत सारी भर्तियों के लिए लॉगिन भी कर पाएंगे और उनके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। देखिए, यह पेज खुलता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर, ओटीआर आईडी। आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन से यूपीएससी के साइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको अगर ईमेल के थ्रू अगर आप लॉगिन करते हैं तो ईमेल पे ओटीपी आता है, वो आपको एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर के थ्रू आप अगर एंटर करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर के डाल के आप इस ओटीपी मोबाइल नंबर का इसमें डालकर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपके ये मोबाइल नंबर और ईमेल ऑलरेडी बेसिक रजिस्ट्रेशन के थ्रू यूपीएससी पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ओटीआर भी आपका जनरेट हो चुका है, तो मैं आपको ओटीआर के थ्रू लॉगिन करना बताऊंगा। जब आप यूपीएससी पर बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका ओटीआर नंबर जनरेट होता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद आप आपका जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होता है ईमेल और मोबाइल नंबर के ओटीपी के थ्रू, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर करना होता है और फिर आगे आपको लॉगिन करने के बाद आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। देखिए, मैं अभी पासवर्ड इसमें एंटर करता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड दबाना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। यह देखिए, आप यूपीएससी की पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको जिस किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर जाकर यूपीएससी में जो भी भर्तियां चल रही हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, डैशबोर्ड है, विड्रॉल है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन स्टेटस है, एप्लीकेशन हिस्ट्री है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये आपको डैशबोर्ड में नज़र आ रहा है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, इसको आधा भरा था। जो ये एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट शो हो रहा है, इसको आप चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अपडेट ऑब्लिक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे आपने ओटीआर बनाते समय कुछ डिटेल्स डाली हैं, उसको आप अगर चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप उस डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू आप यूपीएससी में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यह देखिए, इसमें बहुत सारी डिटेल्स एंटर करी गई हैं, डिटेल्स दिखाई गई हैं। इसमें बहुत सारे जॉब्स इसमें बता रहे हैं। 4 जॉब्स अभी यूपीएससी में चल रहे हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023। इन सब में से किसी भी भर्ती में आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आप जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करके और इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें किसी भी भर्ती के लिए आपको पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है, फिर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन आता है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन जब आप कंप्लीट करते हैं तो पार्ट 2 में आपकी जो भी एग्जाम फीस वगैरह होती हैं और फोटो वगैरह आपको इसमें अपलोड करने होते हैं। सेंटर सिलेक्शन,
वगैरह, सेंट्रल सिलेक्शन, और आप डिक्लेरेशन भी आपको एग्री करना होता है। ये सब डिटेल्स में आपको इस इस फॉर्म के फिल में आपको फिल करते समय मैं आपको ये सब चीजें उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, मान लीजिए आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पे क्लिक करना है। पहले ये पार्ट 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद आप पार्ट 2 पे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। देखिए, क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होता है। ये डिक्लेरेशन है कि जो भी आप डिटेल्स भरेंगे सही डिटेल्स भरेंगे और आप इस तरीके से भरेंगे, और इसमें आपको फी वगैरह पे करनी है। इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आपका एक फॉर्म ओपन होगा जिसको आपको फिल करना होगा। देखिए, ये देखिए, यस करते ही ये आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने डिटेल्स डाली थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह। और इसमें जैसे मेरिटल स्टेटस और एजुकेशन और जाति से रिलेटेड डिटेल्स आपको अपडेट करनी होंगी ताकि आपका फॉर्म कंप्लीट हो सके। इसमें जैसे आप मान लीजिए आप अनमेरिड है तो अनमेरिड करेंगे, मैरिड है तो मैरिड, विडो है तो विडो, डिवोर्स है तो डिवोर्स। विडो और डिवोर्स कैटेगरी में रिजर्वेशन होता है सीटों का, तो वो उसका आपको फायदा मिल सकता है अगर आप इस कैटेगरी को में आते हैं और आप इस कैटेगरी को चूज करते हैं तो। अब इसमें आपके पास कम्युनिटी का ऑप्शन है। इसमें 5 कम्युनिटी इन्होंने दे रखी हैं। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होते हैं, जिनकी वार्षिक आय, पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं। अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट है तो वो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन इसमें चूज करेंगे। इसको चूज करते ही इनको सर्टिफिकेट नंबर और डेट लिखनी होती है। तो वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें भी सरकार द्वारा रिजर्वेशन उपलब्ध कराया गया है। जनरल में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। ओबीसी में देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको कोई डिटेल्स नहीं देनी होती हैं और ओबीसी का कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। नॉन क्रीम अगर आपको क्रीमी लेयर में आते हैं तो, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको इसको नो करना है। उसके बाद आपको आपका जाति प्रमाण पत्र और जो भी इशुइंग अथॉरिटी है उसकी डिटेल्स और डेट, सर्टिफिकेट की डेट इसमें एंटर करनी होती है, जो भी आपकी सर्टिफिकेट इशू डेट है। इसके अलावा आप अगर एससी हैं तो आपको इसमें अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स एंटर करनी होती है। एससी कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म भी निःशुल्क है और इसमें कोई फीस एससी कैंडिडेट को नहीं देनी होती है। उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर, जो भी इशुइंग अथॉरिटी है उसका नाम और डेट लिखनी होती है जो सर्टिफिकेट में मेंशन होती है। एसटी में भी यही होता है। इसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर और जो भी डेजिग्नेशन होता है और उसकी जो डेट होती है उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है। एसटी के लिए भी यह फॉर्म फ्री है, महिलाओं के लिए भी यह फॉर्म फ्री है, उनको भी कोई फीस नहीं देनी होती है। तो ये सारे फॉर्म केंद्र सरकार की तरफ से निःशुल्क होते हैं यूपीएससी के, जिसमें आपकी कैटेगरी अगर एससी है, एसटी है, या आप फीमेल कैंडिडेट हैं, या आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, तो ये केंद्र सरकार की तरफ से फ्री होते हैं फॉर्म। जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको एंटर करने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देख लिखना होता है। जैसे ऑलरेडी पास, अगर सेंट्रल आर्म फोर्सेस में जो भी आपकी एजुकेशन है अगर आप वो कर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी पास करना है, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आप अपियरिंग है, मतलब अभी क्लियर करेंगे, तो आपको अपियरिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका जो भी एड्रेस है डॉक्यूमेंट्स में, मूल निवास में, आधार कार्ड में, उसको यहाँ पर एंटर करना है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप कोमा और देखिए इसमें लिखा हुआ है डू नॉट एंटर स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर आप इस स्पेशल कैरेक्टर्स को एंटर करेंगे तो ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं हो पाएगा। तो आपको सिंपल एक फॉर्मेट से इसका आपका एड्रेस की डिटेल्स एंटर करनी है, और जो भी आपका जिला है, राज्य है, उसको आपको एंटर करके कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ये देखिए, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। इसमें अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है, ओबीसी हैं, तो उसमें इनको सरकार द्वारा उम्र में छूट दी गई है।
इसका इस्तेमाल वो इसमें कर सकते हैं। यस करेंगे तो इनको एक कोड एंटर करना होगा जो यूपीएससी की वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा। अभी आप अभी आप इसको नो करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर जाएंगे। ये कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें इसने फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी कार्ड, वोटर आईडी, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इसमें एंटर कर सकते हैं और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा। देखिए आधार कार्ड के केस में ये आपसे कंसेंट लेता है। आपको इसको यस करना होगा, नो करेंगे तो आप आधार का यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए आपने आधार चूज किया है तो आधार नंबर डालना होता है। जो भी आपका आधार नंबर है उसको वो 2 बार कंफर्म करता है, ताकि आप गलत आधार नंबर ना डालें, और आधार नंबर को आप एंटर करते समय या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी आईडी को आप एंटर करते समय डबल कंफर्म करें और सही नंबर को एंटर करें। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपका मीडियम आपको लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उसका आप चूज कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करना होगा, नहीं है तो नो करना होगा। इसके अलावा जैसे इसमें इसने पूछा है यू फाइनली सेलेक्टेड ऑब्लिक रिकमेंडेड, इससे रिलेटेड जैसे आपको अगर यस हुआ है तो अगर आप कहीं सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट या किसी के लिए, उसको आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करना होगा आपको। अलग अलग भर्तियों के हिसाब से अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको पढ़ के समझ के यस और नो को चूज करना होता है। इसके बाद आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा जिसमें आप डिटेल्स देख पाएंगे। देखिए कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद आपने जिस भी भर्ती को चूज किया है उसका नाम ऊपर आ रहा है। इसके अलावा आपने इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स एंटर करी हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है। इसमें आप इसको ध्यान से चेक करेंगे और इन डिटेल्स में अगर कुछ भी गलत आपको दिखता है तो आप उसको अपडेट पे जाकर इसमें सुधार कर सकते हैं। देखिए इसमें नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर का नाम, जाति प्रमाण पत्र, आपकी आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ें इसमें आती हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, अगर आप इसमें सुधार करना चाहें तो आप अपडेट पे क्लिक करके और इसमें से किसी भी डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है। उसके बाद आपका जो भी आपकी भर्ती भरी है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन, उसका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जिसको आपको या तो उसका प्रिंट आउट रख लीजिए या उस एप्लीकेशन नंबर को कहीं नोट करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में कभी उस भर्ती से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी हो तो आप उसको आसानी से चेक कर पाएं। देखिए अब मैं आई अग्री पर क्लिक करूंगा तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। यह देखिए इसमें आपका ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है। इसमें आपकी कुछ डिटेल्स बता रहा है जो जरूरी डिटेल्स हैं। इस एप्लीकेशन नंबर को अगर आप कहीं नोट करके रख लेते हैं तो भविष्य में कभी अगर आपको रिजल्ट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड इंक्वायरी करनी होगी तो इससे आपको आसानी रहेगी कि आपने ये एप्लीकेशन नंबर से आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन में रजिस्टर्ड है। धन्यवाद। देखिए अब इसको हमने पार्ट 1 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कर लिया है। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको पार्ट 2 को कंप्लीट करने का प्रोसेस मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और फिर आपको वापस upsconline.nic.in पर लॉगिन करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।